हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। आज इसी क्लास में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आज से हम इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज बने हुए हैं, जो आजकल आपके समाचार पत्रों में रहते हैं और आपके एग्जामिनर का जिन पर ध्यान रहता है, उन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। क्योंकि आजकल एग्जाम की प्रकृति ऐसी होने लगी है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने लगे हैं वो करंट इश्यूज पर आने लगे हैं। जैसे हाल ही में आर्कटिक सागर विवाद को लेकर प्रश्न आया था, और अभी न्यूज में इजराइल फिलिस्तीन विवाद है। फिर आपका ब्रेक्जिट अभी न्यूज में था, ब्रेक्जिट पर प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार जो ये अभी अंतरराष्ट्रीय विवाद सामने आ रहे हैं, उनको लेकर आपकी एग्जाम में प्रश्न आने की एक नई प्रकृति बन गई है। तो हम ऐसे दो इंपॉर्टेंट इश्यूज आज की क्लास में कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे आज हमसे नए जुड़े हो सकते हैं। बच्चों, मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था और राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ दोस्तों, जिसमें 5 बार आईएएस और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर सम्मिलित है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी ले लीजिए। 2 मिनट में मैं गाइड कर देता हूं नए स्टूडेंट्स के लिए कि किस प्रकार से वहां रजिस्टर हो सकते हैं, उसके लिए क्या फायदे हैं और हमसे आप किस प्रकार जुड़ेंगे वहां पर। देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसे इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। यही वो जगह है जहां से आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, क्या फायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की? सबसे पहला, यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। दोस्तों, ये लाइव क्लासेस होती है, मतलब कि आप मुझसे और दूसरे टीचर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, क्लासेस के बीच में डाउट पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, अर्थात यहाँ पर आपको प्री के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी कोर्स के अंदर पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसे अनलिमिटेड एक्सेस कह सकते हैं। और कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है? देखिए, आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएएस की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को 12 महीने का या 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। 12 महीने के कोर्स की फीस है 7,000 रुपए। लेकिन ये नीचे कोड दिखाई दे रहा है आपको, बंसल 10 कोड, BANSAL10, बंसल 10 कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके डिस्काउंट के बाद इसकी फीस रह जाएगी 6,300 रुपए। तो ये एक इफेक्टिव तरीका है, आपको डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा फायदा भी इसका एक होता है कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं मेरी ऐप के थ्रू, और मेरी गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर पाते हैं। किसी भी प्रकार के आपके डाउट आते हैं पूरी साल भर में, तो उनको मुझसे आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि जब बंसल 10 का आप यूज करते हैं, इस कोड का यूज करके, प्रोमो कोड की तरह अप्लाई होता है दोस्तों, जब इसका यूज करके आप एडमिशन लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप पूरी 1 साल मेरी गाइडेंस में रहकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 24 महीने वाला कोर्स लेंगे दोस्तों तो इसकी फीस 8,400 रुपए है। और मैंने फिर से बताया, बंसल 10 कोड का आप यूज करते हैं, 10% आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस रह जाएगी 7,560। एंड सेकंड बेनिफिट आई टोल्ड यू कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्लस कोर्स बेहतर है क्योंकि वहां पर आपकी इंटीग्रेटेड समग्र प्रिपरेशन होती है एग्जाम की, और आप अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से अग्रसर होते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं जल्दी हम प्लस कोर्स में मिलेंगे, आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो मैंने कहा आपको क्लास के स्टार्ट में ही कि आज हम अंतरराष्ट्रीय विवादों की चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हम क्षेत्रीय संगठन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विवाद, और जो मुख्य विवाद आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पर। और आज हमारे टॉपिक में हम कवर करेंगे दक्षिण चीन सागर का विवाद और ब्रेक्जिट। ये दो मुख्य मुद्दे आज की क्लास के हमारे विषय हैं, और इन दोनों को ही पूरी गहराई के साथ, पूरी समग्रता के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, जरूरी है, उस सभी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पूरे क्लास के दौरान। और इससे आपके मुख्य परीक्षा के लिए खासकर प्रश्न तैयार हो जाएगा, प्री के लिए प्रश्न तैयार हो जाएगा। दोनों ही आपके एग्जाम्स के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए यहां से प्रश्न आने की संभावना है। और देखिए,
ब्रेक्जिट लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, और अभी ऐसा नहीं है कि देखिए ऐसा नहीं होता कि एक साल में पूछ लिया गया तो बार बार नहीं पूछेंगे। अगर मैं आईएएस का एग्जाम का आपको उदाहरण दूं तो दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद है वो पिछले 4 साल में 3 बार पूछा गया है। तो और ये भी मैं मेंस के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों एग्जाम ये हमारे ऐसे हैं, आरएएस का एग्जाम हमारा ऐसा है कि इनमें बार बार जो इश्यूज न्यूज में रहते हैं उनको बार बार पूछे जाने की प्रकृति विद्यमान रहती है, और इसीलिए ये दोनों ही इश्यूज अभी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखेंगे कैसा कैसा प्रश्न प्री में आ सकता है और कैसा प्रश्न मेंस में आ सकता है, और उसी हिसाब से हम इन दोनों टॉपिकों को तैयार करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दक्षिण चीन सागर विवाद से। दोस्तों ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको बीचों बीच में दिख रहा है भारत, और नीचे दिख रहा है ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र। इस हिंद महासागर क्षेत्र से आप पूरब की ओर बढ़ेंगे, यहां से पूरब की ओर बढ़े, प्रशांत महासागर की तरफ गए, यहां पर आपको ये जो एक सागर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर इस जगह पर ये वाला जो सागर है साउथ चाइना सी यहां पर लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है दक्षिण चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र प्रारंभ हुआ उसका एकदम प्रारंभिक बिंदु आप मान लें। और भारत से आप यहां से चले, देखिए यहां पर आती है मलक्का जलसंधि, ये वाली जो जलसंधि है यहां से चलकर आप जाते हैं तो ये आपको सामने दिखेगा दक्षिणी चीन सागर, जो कि ये देखिए ये वाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, यहां पर ये वाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र जिन्हें आसियान राष्ट्र कहते हैं, और उन्हीं के बीच में पड़ता है दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि देखिए यहां पर है फिलीपींस और यहां पर है वियतनाम, दोनों ही आसियान के हिस्से हैं, और नीचे है इंडोनेशिया का और मलेशिया का क्षेत्र, ये भी आसियान के हिस्से हैं। तो यहां पर भी आसियान, ये भी आसियान और ये भी आसियान, इन तीनों के बीच में है दक्षिणी चीन सागर। और इसके ऊपर देखिए एक बड़ा देश है चीन, जिसके नाम पर रखा गया है इसको दक्षिणी चीन सागर को, इसमें नाम आ रहा है दक्षिणी चीन सागर, अर्थात चीन के दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। और इससे थोड़ा आप अगर इधर बढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो आपको यहां पर जापान देश आता है सामने, ये आपको जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये जापान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर समय यहाँ पर स्पेस का अभाव है इसलिए पूरा जापान नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि जापान यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखिए दक्षिणी कोरिया है यहाँ पर, और एक ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये एक ताइवान का क्षेत्र है, जो कि पहले चीन पर 1949 से पहले संपूर्ण चीन पर, ये जो पूरा बड़ा भूखंड है चीन का, इस पूरे पर इस ताइवान का राज हुआ करता था दोस्तों। लेकिन जब 1949 में चीन में क्रांति आ गई थी, साम्यवादी क्रांति आ गई थी माओ के नेतृत्व में, तो इस ताइवान को, जो कि पूंजीवादी ताइवान हुआ करता था, इस ताइवान को यहां से हटा दिया गया और एक छोटे से स्थान पर, इस छोटे से द्वीप में इसको संकुचित कर दिया गया। और यही वो ताइवान है, ये अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करता है। ये होने को चीन का हिस्सा है, लेकिन स्वायत्तता इसको मिली हुई है, इसको कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है चीन के अंतर्गत। तो अभी भी यहाँ पर विवाद रहता है, देखिए ताइवान का जो अभी मेन चीन है इससे विवाद रहता है, हालांकि ताइवान इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके ताइवान के अमेरिका से अधिक नजदीकी है क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था को मानता है, जबकि ये चीन जो है आपका, जो अभी वर्तमान में जो चीन है वो साम्यवादी व्यवस्था को मानता है। तो देखिए यहाँ पर इस दक्षिणी चीन सागर की स्थिति आप देखिए कि ऊपर चीन है, इधर की तरफ आप जाते हैं तो जापान आ जाता है, यहाँ पर ताइवान है, और इधर इसके राइट में जाते हैं तो फिलीपींस आ जाता है, और फिलीपींस के भी इधर आगे जाएंगे तो पूरा की बड़ा आपको प्रशांत महासागर का क्षेत्र दिखाई देगा। और दक्षिणी चीन सागर के नीचे की तरफ ये मलेशिया, इंडोनेशिया है, और पश्चिम की तरफ ये देखिए वियतनाम है, ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है वियतनाम है। और इसके पूरा जैसे से आप लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे भारत आ जाएगा, दक्षिणी ये आपका नीचे की तरफ हिंद महासागर आ जाएगा, और इधर की तरफ ये पश्चिमी एशिया का क्षेत्र आ जाता है, और इसमें ये आपका खाड़ी का क्षेत्र है जो तेल के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहां से अधिकांशतः तेल, इस तरह से तेल टैंकर चलते हैं, इस रास्ते से तेल यहां से लेकर और भारत को यहां पर सप्लाई करते हैं तेल, और इसी प्रकार से ये तेल जहाज यहां से निकलते हैं, तेल टैंकर के जहाज यहां से आगे बढ़ते हैं और इन देशों को भी सप्लाई करते हैं। और यहां से फिर इस मैंने आपको बताया यहां पर है मलक्का जलसंधि, अर्थात एक छोटा सा जल का रास्ता है जहां से जहाज निकल सकते हैं, और यही एकमात्र रास्ता है अगर हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ने की बात की जाए तो इस प्रकार से ये जहाज यहां से मलक्का जलसंधि के माध्यम से निकलते हैं। और फिर उसके बाद में ये देखिए दक्षिणी चीन सागर आ जाता है, और दक्षिणी चीन सागर से गुजरकर ये चीन को तेल की सप्लाई करते हैं। यहां से जो खाड़ी के क्षेत्र से जो जहाज चला वो हिंद महासागर होते हुए मलक्का जलसंधि के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर से होता हुआ चीन तक पहुंच जाता है। और इसी प्रकार जो जापान है इसके लिए भी यहीं से, इसी रास्ते से होकर जो खाड़ी के क्षेत्रों से जो तेल आयात करता है जापान, वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो देखिए दक्षिणी चीन सागर का आपको समझ में आ रहा होगा
ये एक इंपॉर्टेंट जगह, आपको आइडिया लगने लगा होगा कि किस जगह पर ये स्थित है और क्या इसकी भूमिका अभी आने वाली है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रास्ता बना रहा है और खाड़ी क्षेत्र को, जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, वहां से निकलने वाले जहाजों को ये रास्ता प्रदान कर रहा है और यहीं से जापान का जो व्यापारिक मार्ग है वो आपको दिखाई दिया। चीन का जो व्यापारिक मार्ग है, चीन के जो खाड़ी क्षेत्रों के साथ में जो व्यापारिक संबंध बन रहे हैं वो भी इसी दक्षिणी चीन सागर से होकर बन रहे हैं। और ये जो दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है ये आपका आसियान क्षेत्रों के मध्य में आ रहा है और आसियान क्षेत्र भी इस क्षेत्र पर दावा करते हैं क्योंकि वो इस क्षेत्र में स्थित हैं और इसी प्रकार चीन की सीमाएं भी इस जगह पर आ रही हैं और इसका नाम भी चीन के नाम पर रखा गया है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको अंदाजा लगने लगा होगा कि एक संघर्ष होने की संभावना पूरी बन गई है। इतनी जो हमने बातें बताई हैं उसके आधार पर एक संघर्ष बनने की संभावना बन गई है। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों की क्या है, आपको स्थिति समझ में आ गई होगी इसकी, कहां पर है ये साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर जिसे कहते हैं, और विवाद किन में होने की संभावना है वो भी आपको अंदाजा लगने लगा होगा। अब हम इस टॉपिक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, दक्षिणी चीन सागर का विवाद क्या है और वर्तमान में ये न्यूज में क्यों रहा। दोस्तों, हमने आपको अभी आइडिया दिया कि चीन और आसियान देशों के मध्य इसको लेकर विवाद है क्योंकि आसियान और चीन की सीमा के आसपास आ रहा है, तो इन देशों के बीच में विवाद है। और अभी वर्तमान में क्या हुआ है दोस्तों, आसियान देशों में खासकर मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस और वियतनाम इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, ये जो वियतनाम है यहां पर, ये हमने कहा था मलेशिया, फिर आप देखिए फिलीपींस और यहां पर है ब्रूनेई, और ये सभी यहां पर आता है ब्रूनेई, और ये सभी अपने इस आसियान, ये जो दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र है उस पर अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। साथ में चीन अपना दावा प्रस्तुत करता है और वर्तमान समय में देखने में मिला है कि चीन इस जगह पर आक्रामक होने लगा है, काफी ज्यादा आक्रामक हो रहा है और पूरा की पूरा जो समुद्री संचार मार्ग हमने आपको दिखाया, संचार मार्ग इन द सेंस की जो जहाजों का जाने का रास्ता था उसे रोकने की वो कोशिश करने लगा है, क्योंकि वो पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना क्षेत्र कहने लगा है। और इसी क्षेत्र में अभी विवाद चल रहा था कि चीन और ये आसियान राष्ट्रों के मध्य विवाद चल रहा था। ऊपर से ताइवान भी इसमें, जो हमने आपको एक क्षेत्र दिखाया था ताइवान, वो भी कुछ क्षेत्रों पर इसमें दावा करता है और साथ में जापान भी कुछ जगहों पर इसमें दावा करता है। दोस्तों, ये विवाद गहरा ही रहे थे और इतने में अमेरिका ने भी एक 2015 में इसमें एंट्री ले ली। तो अमेरिका ने कहा कि समुद्री मार्गों और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता आवश्यक है और इसी कारण अभी अमेरिका फिलीपींस के साथ है और फिलीपींस का साथ होने के माध्यम से अमेरिका भी दक्षिणी चीन सागर विवाद में आ गया 2015 तक। तो देखिए, इशू बढ़ता गया, 2015 तक आते आते आपको समझ में आ गया कि जो विवाद चीन और आसियान देशों के मध्य, चीन, आसियान, ताइवान और जापान, इन सारे राष्ट्रों के मध्य चल रहा था, अमेरिका भी किसी ना किसी बहाने से यहां पर प्रवेश कर गया है और अब बड़ी लड़ाई होने की संभावना बढ़ गई है। और हाल के वर्षों में देखिए, हाल के वर्षों में यहां पर कुछ गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। चीन इस जगह पर कई सारे, जो दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है यहां पर कई सारे द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप जिन्हें आप कह सकते हैं, कृत्रिम द्वीप, और उनका निर्माण कर रहा है और वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये मेरी बस्तियां हैं और कृत्रिम द्वीप बना रहा है और साथ में उन पर कई सारे बंदरगाह बनाने की उसकी कोशिश हो रही है, उसके द्वारा हवाई पट्टियां बनाने की कोशिश हो रही है, उसके द्वारा सैन्य गतिविधियां करने की कोशिश हो रही है कि वहां पर अपनी मिलिट्री तैनात कर रहा है, वो नौसेना को तैनात कर रहा है, अपने जो पनडुब्बी हैं उनको वहां पर तैनात कर रहा है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी एक सुलझावा करने की कोशिश की गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने डिसीजन दिया कि फिलीपींस सही है, चीन गलत है, लेकिन उसको भी चीन ने मानने से मना कर दिया कि हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के डिसीजन को नहीं मानेंगे, निर्णय को नहीं मानेंगे। और ये एक बड़े विवाद को जन्म दे बैठे हैं दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में। क्या ऐसा है, क्यों ये इतना परेशान है, ये सारे देश मिलकर इस क्षेत्र पर दावा करना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्या भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें जागी हैं कि इतना ये क्षेत्र अचानक से पूरे अंतरराष्ट्रीय अगर मानचित्र में देखें तो अचानक से एक गर्मा गर्मी वाला माहौल यहाँ पर हो गया। और पहले तो चीन और आसियान राष्ट्रों के मध्य ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, अब क्यों ये अमेरिका भी यहाँ पर आ गया और ये सब इतना यहाँ पर होने लगा इस 2015 के बाद से। तो इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एग्जामिनर भी बार बार इनकी खबरों को पढ़ रहे हैं और आपके लिए प्रश्न के रूप में इसको पेश कर देते हैं। तो अब समझते हैं दोस्तों, ये हमने आपको रूपरेखा दी कि क्या हो रहा है इस जगह पर और किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। अब हम एक एक करके स्टार्ट से देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में अवस्थिति हमने देखा चीन के दक्षिण में स्थित ये सागर है
और प्रशांत महासागर के विस्तार के रूप में भी जाना जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रशांत महासागर स्टार्ट हो जाता है। और ताइवान जलसंधि से लेकर मलक्का जलसंधि, ये देखिए ताइवान से यहाँ पर हमने आपको बताया मलक्का जलसंधि, इस पूरे क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। और ये भी हमने बताया कि दक्षिणी चीन सागर के उत्तर में देखिए ताइवान था और इधर चीन था, इधर पश्चिम में हमने देखा चीन है, वियतनाम है, और दक्षिण में देखिए मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और ये सारे राष्ट्र, और पूर्व में देखिए फिलीपींस है। इस प्रकार इसका हमने अवस्थिति के बारे में देखा। महत्व दोस्तों इसका सबसे बड़ा, जो अभी वर्तमान में इन सारे राष्ट्रों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो है इस दक्षिणी चीन सागर के महत्व के कारण। असली वजह दोस्तों महत्व है। सबसे पहला महत्व देखिए, इस क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व में कौन कौन से सामरिक और आर्थिक महत्व हैं। एक मैंने आपको आइडिया दिया कि खाड़ी देशों से चलकर जहाज आ रहे हैं और इस रास्ते से गुजर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इंपॉर्टेंट जलमार्ग बनाता है। देखिए दक्षिणी चीन सागर से विश्व के 1/3 समुद्री जहाज होकर गुजर रहे हैं। पूरे विश्व का 33% जहाजों का रास्ता है दक्षिणी चीन सागर। कितना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। और अगर मैं व्यापार के टर्म्स में बात करूं तो लगभग हर साल 5.3 खरब डॉलर, दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट है ये, 5.3 खरब डॉलर, दोस्तों अरब नहीं खरब डॉलर की बात हो रही है। इतना बड़ा समुद्री व्यापार हर साल इस क्षेत्र से हो रहा है। जापान के 90% व्यापारिक जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं। जापान का जो क्षेत्र है उसके पूरे 90% व्यापारिक जहाज सिर्फ इसी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्षेत्र की। फिर देखिए एक आकलन के हिसाब से अब एक नया यहां पर मोड़ आया है। देखिए एक आकलन हुआ और उसमें बताया कि इस क्षेत्र में करीबन 11 बैरल कच्चा तेल, 11 अरब बैरल कच्चा तेल और लगभग 190 खरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। अगर ये किसी देश को मिल गया तो उसकी अर्थव्यवस्था को टॉप पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बड़ा ये नंबर है कि कच्चे तेल और प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक गैस का ये भंडार है दक्षिणी चीन सागर। तो सबसे पहली इसकी जो बात थी वो क्या थी दोस्तों, कि एक इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग का निर्माण करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आ गया, मैंने आपको कई अपनी पुरानी क्लासेस में समझाया है कि तेल पूरे विश्व में एक सामरिक वस्तु की तरह है, अर्थव्यवस्था के लिए वो आधार है। और तेल को लेकर बड़ी बड़ी भू राजनीतियां अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हुई हैं और इसमें से एक नई कड़ी है तेल ही यहां पर भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आ गया। नई भू राजनीति, मैंने कहा आपको ये एक हॉटस्पॉट बन गया है जहां पर बड़े देश यहां पर आने लगे हैं। चीन है पहले से ही और अमेरिका भी यहां पर आ रहा है। तो एक बड़ी राजनीति हो रही है, फिर से वही तेल यहां पर सामने आया है। और मैंने बताया तेल और ये प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार यहां पर 11 अरब डॉलर, 11 अरब बैरल का कच्चा तेल का यहां पर भंडार माना जा रहा है और 190 खरब क्यूबिक फीट ये प्राकृतिक गैस का यहां पर भंडार, एक बहुत बड़ा नंबर दोस्तों। इसके अलावा देखिए यहां पर इस पूरे दक्षिणी चीन सागर में छोटे बड़े करीब 200 छोटे बड़े द्वीप हैं दोस्तों, और जो कोरल के लिए प्रसिद्ध हैं। और कोरल आप जानते हैं एक बहुत ही पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से कोरल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी सुंदर दृश्य बनाते हैं। और कोरल पॉलिप्स जिनको कहा जाता है, आप देखेंगे काफी जगह पर आपको मिलते हैं ये कोरल, और यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में भी खासकर मिल रहे हैं। तो ये भी इसके लिए पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण जगह है। और साथ में लेकिन जो सबसे बड़ी वजह हमने बताई कि किस वजह से अब राजनीति बढ़ी है, उसकी दो वजह हैं। एक तो तेल की संभावना जो बताई गई, इतनी बड़ी संभावना, और दूसरा समुद्री नौवहन। ये दो एक कारण आप समझ सकते हैं आर्थिक और सामरिक रूप से ये सबसे बड़ी वजह है जिनकी वजह से ये दक्षिणी चीन सागर अभी हॉटस्पॉट बन गया है। अब विवाद क्यों आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। ये हमने कहा कि कारण है, ये बड़ा कारण है कि यहाँ पर तेल मिलने की संभावना बन गई है और एक इंपॉर्टेंट ये समुद्री मार्ग बनाता है। लेकिन अब किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, किस किस के क्या दावे हैं, कौन कौन, फिलीपींस क्या कह रहा है, वियतनाम क्या कह रहा है, चीन क्या कह रहा है, किस किस के क्या दावे हैं दोस्तों। चीन इस पूरे क्षेत्र के 90% हिस्से को अपना मानता है। वो कहता है इस पूरा की पूरा जो दक्षिणी चीन सागर है उसका लगभग 90% क्षेत्र उसका है। और देखिए आपको यहाँ पर रेड कलर के डैश लाइंस दिखाई दे रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये वाले एक डैश का है, ये डैश है, ये एक लाइन है। इस प्रकार 9 आपको दिख रहे होंगे, 9 गिनती में है, ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बच्चों 9 डैश है। और ये चीन ने 1947 का जो समय था उस समय पर एक मानचित्र बनाया था अपना, और उस मानचित्र में उसने 9 डैश लगाए थे। और क्लियर नहीं था दोस्तों ये डैश किस लिए वो लगा रहा है, लेकिन उसने लगाए थे डैश। और बाद में अभी वर्तमान में वो कहने लगा 2009 के बाद से कि
इस डैश का मतलब है कि डैश के अंदर जितना भी क्षेत्र है वो चीन का क्षेत्र है। अर्थात देखिए डैश ने लगभग पूरा ये दक्षिणी चीन सागर को अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी इसी डैश लाइन के आधार पर ये देखिए 9 डैश लाइन इसको बोलते हैं। चीन का ये तर्क रहता है कि चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर को स्वयं का हिस्सा बताता है। और देखिए इस प्रकार से लगभग 90% हिस्सा चीन कहता है कि वो मेरा है, और जबकि बाकी जो देश हैं वो कहते हैं कि इसका कोई सेंस नहीं है, डैश लगा दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डैश के कई सारे सिंबल होते हैं, किस वजह से लगाया है आपने, ऐसा कुछ मैप में मेंशन नहीं किया था। अगर मेंशन करते तो उसी समय आपको रोक देते इसके बारे में कि ऐसा नहीं हो सकता, और आपने मेंशन नहीं किया था उस समय कि डैश का पर्पस क्या है। और ये लेकिन चीन का क्लेम एक अजीब सा बेतुका आर्ग्यूमेंट है दोस्तों चीन की तरफ से कि ये 9 डैश लाइन को ही मानते हैं और इस प्रकार से अपना क्लेम बताते हैं। और दूसरे जो तरफ है ये फिलीपींस का राष्ट्र है। यहाँ पर जो आपको कलर में शेड दिख रही है दोस्तों, वो पूरा क्षेत्र कहता है, फिलीपीन कहता है ये पूरा की पूरा प्रभाव क्षेत्र मेरा है। और यहाँ पर जो जो द्वीप आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था 200 द्वीप हैं करीब यहाँ पर, और सभी 200 द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने अलग अलग कारण बताए आपको, क्योंकि किसी भी द्वीप पर कब्जा करते हैं आप तो आप सैन्य गतिविधियां वहां चला सकते हैं और तेल मिलने की संभावना है। और अगर एक द्वीप पर आप कब्जा करते हैं तो वो आसपास के द्वीप के आसपास के क्षेत्र में आप उत्खनन कर सकते हैं, तेल का उत्खनन कर सकते हैं, और साथ में सैन्य गतिविधियों में भी आप चला सकते हैं। और वो इन सभी वजहों से सारे द्वीप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन 2 द्वीप ऐसे हैं दोस्तों जो खास यहाँ पर चर्चा में रहते हैं। एक देखिए एक पैरासिल द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरासिल, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, ये पैरासिल का द्वीप है। और दूसरा एक है दोस्तों स्पार्टली का द्वीप, यहां पर आपको दिखेगा ये स्पार्टली द्वीप। ये देखिए स्पार्टली इस तरह से हिंदी में लिखा जाता है, एक स्पार्टली द्वीप है और एक पैरासिल द्वीप है। और मैंने आपको बताया कि चीन अपना दावा करता है इस 9 डैश लाइन के आधार पर, और जबकि दूसरे जो राष्ट्र हैं वो भी, जैसे ताइवान है, ताइवान भी वही कहता है कि 1947 में तो ये राज करता था दोस्तों। मैंने आपको बताया कि 1949 में ये वाला चीन आया था, साम्यवादी चीन, जो वर्तमान में आपको दिखता है बड़े मैप में। और लेकिन उससे पहले ये ताइवान का ही क्षेत्र था, पूरा की पूरा पूंजीवादी चीन हुआ करता था। तो ये कहता है कि ये क्रांति तो 1949 में हुई थी और 1947 में ये नक्शा आया था। तो ताइवान उस समय रिप्रेजेंट करता था इस पूरे चीन को, चीन बेसिकली ताइवान ही हुआ करता था। और उस समय जो ये नक्शा निकाला था 9 डैश वाला, वो इसने निकाला था। तो इस आधार पर ताइवान भी यही क्लेम करता है कि ये पूरा की पूरा दक्षिणी चीन सागर इस ताइवान का होना चाहिए। इसका भी आर्ग्यूमेंट यही है। चीन भी ये कहता है कि हमारा ये होना चाहिए पूरा की पूरा 9 डैश लाइन के आधार पर, जबकि बाकी के जो राष्ट्र हैं फिलीपींस, वो कहते हैं कि नहीं, ये वाला जो प्रभाव क्षेत्र है वो हमारा है। और ये कई पुराने करीब 200-300 साल पुराने अपने आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं कि हमारे यहाँ पर शासन हुआ करते थे और इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव हुआ करता था। और इसी प्रकार का वियतनाम का भी आर्ग्यूमेंट रहता है, जो आपको ये व्हाइट कलर का देश दिख रहा है वियतनाम, यहाँ पर ये वाला, इसमें आपको जो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो ये जो ब्लूइश कलर जो आपको बैंगनी रंग में दिख रहा है, ये वाला, ये इसका पूरा प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ तक ये कहता है कि इतना जो क्षेत्र है वो हमारे प्रभाव में आता है, तो इसके अंदर जो भी द्वीप होंगे उन पर मेरा कब्जा रहेगा। वियतनाम का ये आर्ग्यूमेंट है, इस क्षेत्र को वो अपना बताता है। इसी प्रकार हमने कहा कि फिलीपींस इस क्षेत्र को, जो ये वाला कलर है, इसको अपना प्रभाव क्षेत्र बताता है। फिर इसी तरह से आप देखिए नीचे की तरफ जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो मलेशिया अपना प्रभाव क्षेत्र उसको बताता है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो विवाद है चीन और इन आसियान राष्ट्रों के मध्य, बल्कि आप देखेंगे कि कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनको लेकर ओवरलैपिंग है, अर्थात तो इन आसियान राष्ट्रों के बीच में भी विवाद है। जैसे कि आप देखिए स्पार्टली का जो द्वीप है वो हमने बताया इस जगह पर है, और इस जगह पर जो ये द्वीप है स्पार्टली के, बेसिकली ये भी द्वीप समूह है दोस्तों, एक द्वीप नहीं है। स्पार्टली कई सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, और ये भी इसीलिए कहा जाता है स्पार्टली द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको व्हाइट कलर के डॉट्स दिख भी रहे होंगे, ये सभी स्पार्टली द्वीप के हिस्से हैं। और देखिए ये वाला जो है, हम इसको आप ध्यान से देखें, जो मैंने लाल कलर का गोला बनाया था स्पार्टली की चारों तरफ, इसको आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर विवाद गहराता है। देखिए ये 9 डैश लाइन चीन की जो हमने देखी थी, ये 9 डैश लाइन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब चीन इस पर अपना अधिकार बताता है। फिर देखिए हमने ये बताया था फिलीपींस का प्रभाव क्षेत्र है, इस वाली आप कलर के साथ में आगे बढ़ेंगे, देखिए स्पार्टले को पूरा लेकर चल रहे हैं ये वाले कलर वाले, तो इसका मतलब ये है कि फिलीपींस भी स्पार्टले पर दावा कर रहा है अपना। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि ये वाला जो कलर है ये वियतनाम का प्रभाव क्षेत्र है पूरा की पूरा, और देखिए स्पार्टले वियतनाम के प्रभाव क्षेत्र में भी आ रहा है, इसका मतलब वियतनाम भी इस पर अपना क्लेम करता है। और यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा मलेशिया का क्षेत्र भी इस जगह पर आता है, यहाँ पर ये हरा कलर का। तो इस प्रकार से स्पार्टली को लेकर ना सिर्फ चीन और इस किसी फिलीपींस में विवाद है, बल्कि
फिलीपींस और वियतनाम में भी विवाद है, मलेशिया और फिलीपींस में भी विवाद है, मलेशिया और वियतनाम में भी विवाद है, वियतनाम फिलीपींस में भी विवाद है, और चीन का इन सभी के साथ विवाद है, क्योंकि चीन तो पूरे क्षेत्र को ही अपना बता रहा है। इसी तरह देखिए पैरासिल का जो द्वीप है, यहाँ पर ये पैरासिल है, और इसको लेकर मुख्यतः जो विवाद है दोस्तों, हमने कहा था ताइवान भी 9 डैश लाइन को ही मान रहा है और वो भी कह रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। इधर चीन भी 9 डैश लाइन के माध्यम से पैरासिल को अपना बता रहा है, और वियतनाम भी इस पैरासिल को अपना बता रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो विवाद हैं, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं और इस क्षेत्र में विद्यमान है, आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या यहाँ पर अलग अलग लोगों के अपने अपने क्लेम हो रहे हैं और कितना प्रभाव क्षेत्र वो बता रहे हैं और कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनके मध्य ये डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो अभी यहाँ पर हो रही हैं, और ये सब अपने अपने तर्क यहाँ पर रखते हैं। और अब देखिए क्या है, हमने 9 डैश लाइन के बारे में बताया कि 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर को वो स्वयं का हिस्सा बता रहा है चीन, और ये पूरी वो 9 डैश लाइन जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, 9 डैश लगा दिए दोस्तों मानचित्र पर और कहा ये हमारा हिस्सा हो गया। अजीब सा आर्ग्यूमेंट इसने दिया। और देखिए उसने कहा कि 1947 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद ये लाइन खींची गई थी, क्योंकि उस चीन ने मान लिया था कि उसका हिस्सा है, और चीन इसी नक्शे के आधार पर इस पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना आंतरिक हिस्सा बताता है, और वो कहता है कि इस क्षेत्र में जितना भी तेल मिलेगा या फिर कुछ भी होगा तो उस पर चीन का ही अधिकार रहेगा, कोई भी राष्ट्र इस क्षेत्र में अपना अधिकार नहीं जता सकते। और इस लेकिन बाकी के जो दूसरे राष्ट्र हैं दोस्तों इसे एक काल्पनिक रेखा के रूप में देखते हैं इस 9 डैश लाइन को। वो कहते हैं इसका कोई सेंस नहीं है, कल्पनात्मक एक रेखा आपने बना दी है, जस्ट कुछ नहीं, इस क्षेत्र को कब्जा करना चाहते हैं, आप साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं और इस क्षेत्र पर अपनी साम्राज्यवादी नीतियां अपना रहे हैं और इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार के डाउट्स यहाँ पर इन देशों के बीच में आए। अब एक बार हम घटनाक्रम देख लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हुआ है दोस्तों पास्ट में, जिससे आगे की राह हमारी आसान हो जाएगी। देखिए 1994 में सबसे पहले समुद्र को लेकर कानून आया था, समुद्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ना, जिसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन कहा जाता है। ये समुद्र में निर्बाध कैसे कैसे आपको निर्बाध प्रवाह छोड़ना है, आता जहाजों को आप नौबैन की स्वतंत्रता आपको बना के रखनी है, जहाजों का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, उनको रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के उद्देश्य से इस कानून को लाया गया था। तो ये समुद्र में ही लागू हो रहा था, अर्थात यहां से जहाजों को रोकना असंभव है इस कानून के हिसाब से। तो 1994 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कानून आया जिसको समुद्र के कानून पर कन्वेंशन के रूप में बोलते हैं, या फिर इसको ज्यादा इंपोर्टेंट इस नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, अर्थात समुद्र के ऊपर जो कानून है उनका ये कन्वेंशन है, उनका ये नीति है। और इसको आया, और देखिए 1997 में एक घटना और घटी थी, चीन ने अपने दावे के तहत इस 9 डैश लाइन को हेनान द्वीप से आगे बढ़ा दिया था, अर्थात ये जो क्षेत्र है इसने और आगे तक बढ़ा दिया। इसने कहा कि और भी आगे तक का मेरा क्षेत्र है। 1997 में ऐसा हुआ था दोस्तों, और काफी सारा एरिया इसने और कवर कर लिया था। और एक समय ऐसा भी था जब 11 डैश यहाँ पर बना दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 9 डैश के बारे में ये बोलता है। जो हमने डैश बताए थे वो करीब 11 डैश इसने बना लिए थे, और फिर एक नया क्लेम आने लगा था 11 डैश का, लेकिन फिर से जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ कि आप बार बार दावों को बदल सकते हैं, तो 9 डैश पर ही अपनी पुराने वाले एजेंडे पर उसने द्वारा से स्टार्ट कर दिया, पुराना वाला एजेंडा अपनाना 9 डैश लाइन का, और वो हम समझ चुके हैं क्या था। देखिए इसके बाद एक बड़ी घटना हुई 2009 में। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, एक अनऑफिशियल वे में चल रहा था, अर्थात 9 डैश लाइन के हिसाब से वर्बल आर्ग्यूमेंट हो रहे थे और वो दिखा रहा था हमारा मानचित्र और ऐसा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज भेज रहा है चीन, और उसने क्या किया, 2 राजनयिक प्रपत्र जारी किए, अर्थात सरकारी आदेश जारी किए। और सरकारी आदेश मतलब हुए कि चीन ने घोषणा कर दी है और सरकारी आदेश जारी करके कहा कि ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, और वो क्लेम उसका वही था 9 डैश लाइन का। लेकिन अब उसने क्या किया, उसको एक ऑफिशियल रूप दे दिया कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको विवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। चीन इसका अब महाशक्ति बन गया, लड़ाई लड़ने को तैयार है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दक्षिणी चीन सागर के लिए। तो अब इस समय पर उसने वो राजपत्र जारी किए, राजनयिक प्रपत्र जारी किए, और दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा बता दिया, पूरा दावा दिखा दिया। दोस्तों अब जब इसने दावा दिखा दिया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुप नहीं रह सकते, और फिलीपींस वो राष्ट्र सामने आया जिसने कहा कि हम जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मदद लेंगे, और इस विवाद में चीन जो ये गलत क्लेम कर रहा है और चीन के खिलाफ इसने आवाज उठाई, और इस सी कन्वेंशन के तहत चीन जो हमने कानून देखा था 1994 का, इसके तहत इसने चीन के दावे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी। और देखिए 2016 में इसका डिसीजन भी आ गया, 2013 में फिलीपींस चीन को घेर कर लेकर गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, और 2016 में इसका डिसीजन भी आ गया। और जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण था ये इसने
चीन को गलत बताया, चीन की इसमें कहा कि चीन उल्लंघन कर रहा है सी कन्वेंशन का, चीन के द्वारा इसमें जो रोक टोक लगाई जा रही है वो गलत है, और जो ये दावा कर रहा है चीन गलत है। और फिलीपींस का सपोर्ट किया मध्यस्थ न्यायालय ने, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, उसने कहा कि फिलीपींस सही है, यहाँ पर फिलीपींस ने जो दायर फाइल की है, यहाँ पर जो दावे को चुनौती की है, तो इसमें एक तरह से आप समझ सकते हैं फिलीपींस जीत गया था इस केस को। मध्यस्थ न्यायालय ने चीन को सी कन्वेंशन का उल्लंघन करने का दोषी पाया और फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर देखिए, जब इसने फैसला सुनाया तो चीन ने इसे मानने से मना कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन होता है इस बारे में बोलने का, चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण में नहीं जाएगा। ये फिलीपींस गया था तो उसको सुनाई ये डिसीजन, चीन इसको मानने वाला नहीं है, चीन ने साफ मना कर दिया। और चीन ने कहा कि जो भी अगर बातचीत करनी है तो द्विपक्षीय आधार पर करो, अगर फिलीपींस को प्रॉब्लम है तो फिलीपींस आकर चीन से बात करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को वो नहीं मानेगा। अर्थात चीन सिर्फ दो जो पार्टी है, जो जो यहाँ पर पार्टी इसमें केस में शामिल हो रही है, जैसे फिलीपींस है यहाँ पर चीन के साथ में, तो चीन फिलीपींस के साथ बात कर लेगा यहाँ पर अलग से टेबल पर बैठकर। अगर वियतनाम को समस्या है तो वियतनाम के साथ अलग से बैठकर बात कर लेगा, लेकिन चीन द्विपक्षीय आधार पर, अगर अर्थात खुद और दूसरा दो लोग ही यहाँ पर, चीन एक उनमें से एक चीन ही होगा और दूसरा यहाँ पर हो सकता है, इसके अलावा चीन तीसरे तीसरे पक्ष को साथ में बैठाने के नहीं मानता है, चीन की किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट चीन ये भी कहता है कि वियतनाम और फिलीपींस मिलकर भी साथ में बैठकर बात नहीं कर सकते चीन के, अगर वियतनाम को प्रॉब्लम है तो वो अलग से आकर बैठेगा और चीन अगर फिलीपींस को प्रॉब्लम है तो वो अलग से आकर बैठेगा। इस प्रकार की यहाँ पर बातचीत हो रही थी और इसी कड़ी में उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विरोध किया कि उसको क्या पड़ी है यहाँ पर बोलने की, और चीन इसको नहीं मानता है। इनफैक्ट जब फिलीपींस इस केस में गया था 2013 में, तभी चीन ने घोषणा कर दी थी कि डिसीजन चाहे कुछ भी आए उसको चीन को फर्क नहीं पड़ता है उस चीज का। और 2016 में यही हुआ दोस्तों कि डिसीजन आया चीन के अगेंस्ट में, चीन और फिलीपींस के सपोर्ट में, लेकिन चीन ने उसे मानने से मना कर दिया और यही सबको डर था और यही हुआ। और देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून को वो नहीं मान रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक और बड़ी गतिविधियां वो प्रारंभ कर देता है और इस क्षेत्र में अनेकों ऐसी सैटेलाइट से इमेज देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई सैटेलाइट की कि 2010 के आसपास का जब समय था, सैटेलाइट कुछ इस तरह की इस क्षेत्र की पिक्चर्स दिखा रहा था कि जो दक्षिणी चीन सागर है वहां पर जो द्वीप है उनकी कुछ इस तरह की पिक्चर्स थी और एकदम सपाट ये द्वीप हुआ करते थे, एकदम सादा। लेकिन देखिए 2016 की ये पिक्चर है, 2014 के बाद से चीन ने यहाँ पर डेवलपमेंट प्रारंभ कर दिए थे बहुत तेजी से, और जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का डिसीजन आया उसके बाद में देखिए इस प्रकार से इसने कृत्रिम, जो हमने बताया, द्वीपों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और पूरा देखिए हवाई पट्टी यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज है, फोटो है। इसके अंदर देखिए ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है पूरी हवाई पट्टी, अर्थात साफ समझ में आ रहा है कि वो सैन्य अड्डे के रूप में, जिससे जो छोटे छोटे इसके सैनिक लड़ाकू विमान होते हैं वो इस पट्टी का प्रयोग कर उड़ सकें इस क्षेत्र में और कंट्रोल कर सकें। इस प्रकार से इसने सैन्य पट्टियों का निर्माण कर लिया, हवाई पट्टियों का निर्माण कर लिया और कई सारे इस क्षेत्र को देखिए डेवलप कर दिया कृत्रिम आइलैंड बनाकर, और यहाँ पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने लग गया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब वर्तमान में ये चल रहा है दोस्तों, चीन ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और अब चीन ने मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को मानने से मना कर दिया है और अब चीन ने इस संवेदनशील विवादित क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए फिलीपींस के तटीय क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया है। और देखिए ये वाला एक क्षेत्र हमने आपको दिखाया था यहाँ पर मैप में, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र था स्कारबोरो शोल, ये देखिए ये वाला क्षेत्र फिलीपींस के कंट्रोल में आता है। जो पिंक कलर की आपको रेड लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र पर फिलीपींस भी अपना दावा करता है, क्योंकि ये भी फिलीपींस है, पिंक कलर है, यहाँ पर भी पिंक कलर है। और देखिए यहाँ पर वियतनाम भी दावा करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लू कलर भी इसमें शामिल किया और ये आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर भी वियतनाम में भी ब्लू कलर भरा, चीन में रेड कलर था और चीन भी इस पर दावा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रेड कलर। तो इस तरह से तीनों ही देश इस पर अपना कंट्रोल दिखा रहे हैं, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा जमा लिया था इस न्यायाधिकरण के डिसीजन के बाद में। और इसी जगह पर इसने एक बूढ़ी द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर बूढ़ी द्वीप, जो ये आपको पिक्चर दिखाई है हमने, वो बूढ़ी द्वीप की है, जो पैरासेल द्वीप का ही हिस्सा है। ये देखिए बूढ़ी द्वीप, इस तरह से इसका नाम है बूढ़ी द्वीप, और उसी जगह की ये गतिविधियां हैं जो आपको हमने पिक्चर में दिखाई। ये पैरासेल द्वीप जो हमने देखा था इस जगह पर, इसी का ये पैरासेल द्वीप का ही हिस्सा है बूढ़ी द्वीप, जहां पर इस तरह की इसने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। और साथ में जो ये वाला क्षेत्र हमने दिखाया था आपको, स्कारबोरो शोल इसको कहते हैं, इस पर भी इसने कब्जा करने की कोशिश की है चीन ने। तो इस तरह से ये फिलीपींस के तटीय क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है और इस क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीप बनाकर उनका सैन्यकरण करना प्रारंभ कर देता है चीन। और हम देख ही चुके हैं, सैटेलाइट की पिक्चर से भी साफ क्लियर हो गया है। और इसीलिए ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर चीन की साम्राज्यवादी गतिविधियों को रोकने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने बोला था, लेकिन चीन उसको बिल्कुल नहीं मान रहा है और पूरी तरह से जो अपना 9 डैश लाइन है उसी के आधार पर वो बढ़ रहा है। और
हर प्रकार से वो इसमें एक साम्राज्यवादी गतिविधियां दिखा रहा है, और यही जो आक्रामक साम्राज्यवादी गतिविधियां हैं वो अभी भी जारी हैं, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है सारे देशों के लिए। दोस्तों, अब इस संदर्भ में बात आती है कि भारत का क्या दृष्टिकोण है दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में। लेकिन एक डाउट आपको आ सकता है कि ये जो देश हैं, अगर चीन इनके साथ में द्विपक्षीय तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो ये देश फिर बात क्यों नहीं करते हैं चीन के साथ में। जैसे फिलीपींस के साथ चीन कह रहा है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को नहीं सुनेंगे, या फिर 2-3 लोगों को बैठा के बातचीत नहीं करेंगे, एक आदमी को आके बात करनी है, एक देश को आके बात करनी है तो कर सकता है, फिलीपींस आके बात कर सकता है, वियतनाम अलग से आके बात कर सकता है, मलेशिया अलग से आके बात कर सकता है। तो ये क्यों बात करनी है? देखिए, चीन बहुत बड़ा देश है दोस्तों, उसके पास बड़ी शक्तियां हैं, और अकेले में अगर ये जाएंगे तो दोस्तों आपको पता है कि चीन इनको समझा बुझा देगा, और कूटनीति में वो दक्ष है, और छोटे राष्ट्र चीन का सामना नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये अलग से नहीं जा रहे हैं। कभी अमेरिका का सपोर्ट लिया फिलीपींस ने 2015 के बाद से, और कभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सपोर्ट लिया। वर्तमान में आसियान देशों के साथ कोशिश हो रही है कि सभी आसियान देश मिलकर चीन को यहाँ रोकने की कोशिश करें, और आसियान एक पूरा जो प्लेटफॉर्म है, मंच है 10 राष्ट्रों का, उसके माध्यम से चीन से बात की जाए, और जिसमें वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया सभी राष्ट्र हैं। दोस्तों, अभी हाल में एक घटना इंडोनेशिया की तरफ भी देखने को मिली थी इस क्षेत्र में, जब चीन के कुछ मछुआरे को माध्यम से और सैन्य सैन्य जो जहाज थे वो इस क्षेत्र में घुसने लगे थे, इंडोनेशिया के क्षेत्र में, जो दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र है वहां पर। और इंडोनेशिया ने दोस्तों वहां पर उसका एक कठोर जवाब दिया और उनको भगा दिया था वहां से। ये भी अभी रिसेंट की घटना है दोस्तों, अभी 2020 के आस 2019-20 में ये घटनाएं घटी हैं, 2-3 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, और रिपीटेडली ऐसा हुआ है। और ऐसा भी बताया गया है कि इंडोनेशिया ने उनको भगा दिया, उसके बाद फिर से अगले दिन ही दोबारा से ये लोग आ गए थे इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार की अलग अलग घटनाएं घट रही हैं, ये लगातार न्यूज में है, और चीन की साम्राज्यवादी गतिविधियां, आक्रामक गतिविधियां इस क्षेत्र में जारी हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है दोस्तों कि वो किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून को यहाँ पर फॉलो करना नहीं चाहता, और उसने साफ शब्दों में बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रहा है, उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं नहीं फॉलो करूंगा, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मैं इसमें किसी की भी नहीं सुनूंगा, इस प्रकार का उसने दावा कर दिया है। और इसीलिए एक गर्म परिस्थिति यहां पर बन गई है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का इस क्षेत्र में क्या दृष्टिकोण है, भारत क्या कहता है। देखिए दोस्तों, भारत का यहाँ पर आपको नक्शे में दिखाया है, हमने छोटा नक्शा लगा रखा है, आपको शायद दिख पा रहा होगा, ये भारत है, और ये वाला क्षेत्र था हमारा दक्षिणी चीन सागर का। ये देखिए, भारत के प्रभाव क्षेत्र में वैसे नहीं आता है, भारत से काफी दूर है, लेकिन भारत की एक नीति आई थी, पूरब की ओर देखो नीति, और उस नीति के आधार पर आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना भारत की प्राथमिकता रही है। तो इन देशों की मदद करना भारत की प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी भारत कहता है कि हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है चीन के साथ में हमारे क्लैशेस बढ़ना, और हम बिल्कुल नहीं चाहते चीन के साथ यहाँ बढ़े। और वैसे भी ये अगर हिंद महासागर का क्षेत्र होता तो हम एक्टिव होते, हमारा बनता भी था एक्टिव होना, लेकिन ये दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। ये आप लोगों का आपसी आप लोगों का ये मैटर है, तो इसको आप सुलझा सकते हैं, और भारत के ऊपर ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है, इसमें भारत का रोल कम रहता है, भारत के जहाजों का बहुत कम रोल रहता है, लेकिन फिर भी भारत के जो जहाज है, जापान के साथ जो व्यापार होता है उनमें इनकी भूमिका रहती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को भारत हमेशा सम्मान देता है, और भारत कहता है कि इस क्षेत्र में नौवहन स्वतंत्रता तो बननी ही चाहिए, ये विवाद तो आप लोग आपस में सुलझा दो, लेकिन नौवहन स्वतंत्रता के बारे में भारत स्ट्रिक्टली बोलता है कि नौवहन स्वतंत्रता इस क्षेत्र में रहनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का जो निर्णय है उसका भारत कहता है सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार भारत एक कूटनीतिक तरीके से यहां पर पेश आ रहा है, चीन के साथ में डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं लड़ना चाह रहा है, और वो अपना मत भी साफ रख रहा है कि नौवहन की यहां पर स्वतंत्रता रहनी चाहिए। दोस्तों, एक तो भारत का मत यह है कि नौवहन की स्वतंत्रता रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का जो डिसीजन है, निर्णय है, उसको मानना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत काम भी कर रहा है, हालांकि भारत का जो विदेश मंत्रालय वो इस बात को नहीं बोलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कि आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर भारत लगभग प्रत्यक्ष रूप में ही दिखेगा आपको। मैं अभी समझा रहा हूँ किस प्रकार से। देखिए, भारत ने एक क्वाड समूह का गठन किया है, और ये क्वाड समूह दोस्तों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे क्वाड समूह के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट समूह है ये वर्तमान में आपके एग्जाम के लिए भी। तो ये क्वाड समूह में 4 राष्ट्र हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, और ये सारी राष्ट्र आप देखेंगे कि ये इस क्षेत्र में है। और फिलीपींस के साथ जब इस दक्षिण चीन सागर का विवाद बढ़ा था 2015 में, अमेरिका आ गया था फिलीपींस के सपोर्ट में। फिर देखिए, भारत कहता है कि नौवहन स्वतंत्रता करनी है, और इसी उद्देश्य से इस क्वाड समूह का गठन किया गया है। दोस्तों, क्वाड समूह का जो बेसिक उद्देश्य बताया गया वो है नौवहन स्वतंत्रता इस पूरे क्षेत्र में। अर्थात देखिए, ये जो तीनों देश हैं ये घोषित तौर पे कहते हैं कि हम चीन को रोकना चाहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन देखिए भारत कहता है हम चीन को रोकने के लिए नहीं है, लेकिन हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चीन से चाहते हैं, लेकिन नौवहन की स्वतंत्रता के
लिए हम स्क्वाड ग्रुप में शामिल हैं, और वो जरूरी भी एस्पेक्ट है नौसेना की स्वतंत्रता बनाना। तो इसके माध्यम से क्वाड समूह में आ गया, लेकिन इनडायरेक्टली क्वाड समूह का जो गठन है उसमें 3 जो राष्ट्र हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके पर्पस साफ है यहाँ पर। तो उस प्रकार से एक अंदाजा मिल रहा है कि भारत किसी भी समय अपने आप को बदल सकता है यहाँ पर, एक क्योंकि भारत ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझा, कूटनीतिक तरीके से भारत इस दक्षिणी चीन सागर विवाद में एंट्री ली है भारत ने। और देखिए एक दूसरे तरीके से भी भारत यहाँ पर घुसा है। हमने कहा था वियतनाम इस क्षेत्रों में दावा कर रहा है अपना, चीन के साथ उसके विवाद हैं, और ये जो वियतनाम का है पिंक कलर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसके पास में यहाँ पर तेल के ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, क्योंकि हमने कहा दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र तेल के लिए जाना जाता है। तो अभी भारत सरकार और वियतनाम सरकार के बीच में समझौता हुआ, और भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वो इस क्षेत्र में वियतनाम सरकार के साथ में मिलकर तेल उत्खनन का कार्य कर रही है। इस प्रकार से भारत के यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में व्यावसायिक हित हैं, और भविष्य में देखिए जहां पर व्यावसायिक हित होते हैं और कभी चीन ने यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए भारत कभी भी अपनी नौसेना को इस क्षेत्र में भेज सकता है। और इस प्रकार भविष्य में भारत ने रास्ते खोल के रखे हैं अपने, कि भविष्य में हम कभी भी इसमें एंट्री ले लेंगे, क्योंकि भारत के यहाँ पर व्यावसायिक हित है, उनकी रक्षा भारत करना भारत का अधिकार है, संप्रभु भारत का अधिकार है वो, और इस माध्यम से भारत यहाँ प्रवेश कर सकता है। और दूसरा हमने कहा कि क्वाड ग्रुप में भारत शामिल हो गया, क्वाड समूह में, उसके माध्यम से भारत कहता है कि इस क्षेत्र में नौसेना की स्वतंत्रता रखना जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा भारत कहता है कि इस क्षेत्र में भारत बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा, भारत बहुत ज्यादा यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इन देशों को मिलकर निपटाना चाहिए विवाद को, और चीन को भी समझना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का ध्यान रखना चाहिए उसको। और देखिए सबसे बड़ी बात है, भारत और चीन ने वुहान सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने एक तरह की संधि इन्होंने कर ली है, वुहान सहमति, अंडरस्टैंडिंग बना ली है दोनों ने, और उसके माध्यम से दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। जो जलीय प्रभाव क्षेत्र, अर्थात ये देखिए ये वाला जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, वो इसके चीन के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी आप देखिए, अरब सागर आप देखिए, इनमें चीन से का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए भारत कहता है कि चीन इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा, इन क्षेत्रों में ज्यादा कुछ भी इस तरह की उलझन क्रिएट नहीं करेगा। और इसी प्रकार भारत भी चीन का जो ये प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ पर जलीय प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार का एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में बनाए, इसी आधार पर भारत यहाँ पर दूर रहता है इस विवाद से, और चीन के अगेंस्ट में नहीं जाता है ज्यादा एक आक्रामक तरीके से, लेकिन एक भविष्य के लिए ऑप्शन खोल के रखे, और मैंने आपको दिया किस प्रकार से वो खोल सकता है। ये था दोस्तों दक्षिणी चीन सागर विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और प्रश्न आ सकता है दक्षिणी चीन सागर विवाद क्या है, और 50 शब्दों में समझाइए, या फिर आपसे आ सकता है प्रश्न की पैरासल द्वीप कहां पर स्थित है, या फिर स्पार्टले द्वीप और पैरासल द्वीप जो न्यूज में रहते हैं आजकल, वो उसका संबंध किससे है, तो वो आप बता सकते हैं। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 9 डैश लाइन क्या है, और क्यों ये इसका संबंध दक्षिण चीन सागर से किस प्रकार है, विवाद से किस प्रकार है, या फिर 9 डैश लाइन का संबंध निम्न में से किस विवादों के साथ है। इस प्रकार किसी भी तरह से आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और आपको हर प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहना होगा। जो हमने चर्चा की अभी तक, उसके आधार पर आपके हर प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ब्रेक्जिट, जो कि हाल में 2020 में फिर से एक बार न्यूज में आया। हालांकि काफी समय से न्यूज में चल रहा है, और अभी 2020 में एग्जाम में भी पूछ लिया गया आरएस के पिछले साल, और अभी फिर से न्यूज में आ गया 2020 में। जो एक लंबे समय से कोशिश हो रही थी दोस्तों ब्रेक्जिट की, वो फाइनली कंप्लीट हो गई 2020 में, और इसी वजह से ये न्यूज में आया है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सारी बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली जंप ऑन नहीं करेंगे, जिससे नए विद्यार्थियों को भी समझने में दिक्कत नहीं है। देखिए ब्रेक्जिट का मतलब देखिए इस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं इसको, ब्रेक्जिट, और यहां पर देखिए दो एक तो आपको दिख रहा है BR और दूसरा दिख रहा है EXIT। एक्सिट का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकलना, और BR का मतलब है दोस्तों यहां पर ब्रिटेन का बाहर निकलना। दोस्तों ब्रिटेन का कहां से बाहर निकलना? ब्रिटेन का बाहर निकलना दोस्तों यूरोपीय संघ से। एक जो संघ बना है, एक चर्चा हमने क्लास में अलग से करी थी, हमने भारत यूरोप संबंधों में इसको आधार दिया था, फिर हमने यूरोपीय संघ के बारे में अलग से क्षेत्रीय संगठनों में पढ़ा दिया था आपको, और आपको अब क्लियर होगा कि यूरोपीय संघ क्या है। अब उसी संघ से जो हमने कहा था कि 28 सदस्य इसमें बन गए थे, उसी में से 2020 में एक सदस्य बाहर हो गया, ब्रिटेन बाहर हो गया, अब 27 सदस्य इसमें रह गए। दोस्तों ये वही यूरोपीय संघ है, और यहां से ब्रिटेन का बाहर निकलना ही कहलाता है ब्रेक्जिट।
दोस्तों ब्रिटेन का एग्जिट अर्थात ब्रिटेन का बाहर निकलना यूरोपीय संघ से कहला रहा है ब्रेक्जिट। आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक दिख रहा है एक व्यंग्यात्मक यहाँ पे परिदृश्य है। ये देखिए ये जो है ब्रिटेन का मैप है, ये झंडा है ब्रिटेन का, ये वाला ब्रिटेन का झंडा है यहाँ पर राइट साइड में, और ये वाला जो है यूरोपीय संघ का है। और देखिए यहाँ पर एक तकरार दिखी है, एक ब्रेक दिख रहा है आपको दोनों के बीच में, यहाँ पर इस तरह से अलग कर दिया। इसका मतलब ये कि अलग हो गए हैं अब ब्रेक्जिट अर्थात ब्रिटेन और यूरोपीय संघ अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरा की पूरा जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पर मैप में, ये पूरा यूरोप के वो सारे राष्ट्रों का संघ जो हम कह रहे हैं 27 राष्ट्र इसमें हैं अभी। और ये 27 राष्ट्र मिलकर यूरोप के ही सारे राष्ट्र हैं, यूरोप के 27 राष्ट्र मिलकर यूरोपीय संघ का निर्माण करते हैं। और वर्तमान में 2020 में ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, अर्थात देखिए अब ये ब्लू कलर का नहीं है जो ब्रिटेन का ये जो है क्षेत्र येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, अब ब्रिटेन यहां से बाहर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ब्रेक्जिट कंप्लीट हो गया है। यूरोपीय संघ में जो नीला क्षेत्र है अब वो क्षेत्र बचा हुआ है। और लेकिन देखिए एक बार यूरोपीय संघ एक बार जल्दी समझ के लिए देख लेते हैं कि क्या था। हमने आपको शुरू में बताया था, आपके सामने मैप में दिख रहा है कि कैसे कैसे यूरोपीय संघ बना। हमने कहा था 1993 में ये यूरोपीय संघ बना था। हमें चर्चा करनी है कि ब्रिटेन इसमें शामिल कब हुआ था। देखिए यूरोपीय संघ हम कहते हैं कि 1993 में बना था मास्ट्रिच संधि के माध्यम से, लेकिन हमने कहा था कि इसके निर्माण की प्रक्रिया पहले ही चालू हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। औद्योगिक आधार पर इनको जोड़ने की शुरुआत हो गई थी 1948 में ही। 57 में आकर 1957 में इनको समुदाय के रूप में केंद्रित कर दिया था, बना दिया था एक कम्युनिटी, और बढ़ते गई ये कम्युनिटी। और देखिए 1973 में आकर ब्रिटेन यहाँ पर शामिल हो गया था। दोस्तों ये शामिल हुआ, फिर उसके बाद में इसकी संसद बनी, नए सदस्य बनते गए। इसके बाद इन्होंने मुक्त आवाजाही बना दी थी। हमने कहा था शेंजन की संधि इन्होंने कर ली थी सारे राष्ट्रों ने मिलकर। और 1985 में जिसके माध्यम से यूरोप के किसी भी एक राष्ट्र में आप जाते हैं तो आप उसके बाद में कोई बिना पासपोर्ट के दूसरे राष्ट्रों में आराम से, यूरोप के दूसरे राष्ट्रों में आसानी से आ जा सकते हैं। अर्थात एक बहुत ही एक लगता ही नहीं था अलग अलग देशों में जाने के लिए जैसे वीजा लेने होते हैं उस प्रकार से यहाँ लेना नहीं होता। एक बार आप कहीं पर भी एंट्री कर लो और उसके बाद में आराम से घूमिए पूरे यूरोप में। इस प्रकार का एक अलग ही इन्होंने एक परिदृश्य बना दिया था यूरोप के अंदर शेंजन संधि के माध्यम से। और लगभग सरहदें खत्म हो गई थी। सीमा का जो एक अंतराल होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में जो सीमा होती है वो लगभग गायब हो गई थी, क्योंकि आप आराम से दूसरे देश में क्रॉस कर पा रहे हैं। इस तरह से एक सिस्टम बना दिया शेंजन संधि के माध्यम से। और फिर हमने कहा था कि ये सारे राष्ट्र जो यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे ब्रिटेन को भी मिलाकर वो सभी एक यूनाइट होने लगे थे। उन्होंने अलग से झंडा भी बना दिया जो मैंने आपको दिखाया कि एक ब्लू से कलर का इस तरह का था झंडा इनका, ये वाला जो मैंने आपको बताया पूरे यूरोपीय संघ का। इस तरह से एक अलग से झंडा बना दिया था सब सारे देशों का मिलाकर। फिर धीरे धीरे मास्ट्रिच संधि आई और मास्ट्रिच संधि के माध्यम से इनको एक बढ़िया आधार दिया गया और एकीकृत रूप से इनकी विदेश नीति, पुलिस, न्याय व्यवस्था ये सब बना दी गई थी। और फिर नए और भी राष्ट्र जुड़ते गए, 95 में जुड़े, फिर 2004 में आकर इन्होंने एक अलग से अपनी करेंसी भी, मुद्रा भी बना ली। और फिर लिस्बन समझौता हुआ दोस्तों, और ये समझौता वर्तमान में चलता है। हमने कहा था कि लिस्बन संधि साइन हो गई थी 2007 में। इनका गठन का ऑफिशियल निर्माण तो यूरोपीय संघ का हो गया था 1993 में मास्ट्रिच संधि से, लेकिन 2007 में एक नई संधि के रूप में एक साइन किए इन्होंने, जिसमें विदेश नीति को और ज्यादा इन्होंने परिपक्व किया। बाहर निकलने के, यूरोपीय संघ से कोई बाहर निकलना चाहता है तो किस प्रकार से निकल जाएगा वो इन्होंने इसमें बताई कैसे होगा। और वर्तमान में जो संबंध है यूरोपीय संघ के राष्ट्रों के मध्य वो इसी संधि के द्वारा निर्धारित होते हैं। गठन देखिए मास्ट्रिच संधि से हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो संबंध निर्धारित हो रहे हैं वो लिस्बन संधि से हो रहे हैं और यही क्रियाशील है। देखिए इस संधि, ये लिस्बन समझौता हो गया और उसके बाद में इसके नाम की जरूरत पड़ेगी मुझे अभी थोड़ी देर में, तो इसलिए आपको मैं अभी जोड़ दे रहा हूं उस पर। देखिए लिस्बन समझौता हो गया 2007 में, जो वर्तमान में अभी जिस संधि से इनके बीच में संबंध क्रियाशील है। फिर देखिए सदस्य संख्या 2019 तक आते आते बढ़ के 28 तक पहुंच गई, जिसमें अंतिम राष्ट्र क्रोएशिया शामिल हो गया था। और 2020 में फाइनली ब्रेक्जिट हो गया, अर्थात ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी। अर्थात 1973 में ब्रिटेन शामिल हुआ था दोस्तों, और 2020 में यहां से ये बाहर आ गया। और अब देखिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हुआ। हमने बताया आपको कि 1973 में ब्रिटेन यहां पर शामिल होने लगा था। जब यूरोपियन संघ बना एक प्रॉपर, जो हमने कहा कि इस संधि के माध्यम से, मास्ट्रिच संधि के माध्यम से वर्तमान फॉर्म में गठित हुआ था, उससे पहले ही यूरोपीय संघ में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जब हुआ करती थी उसी में ब्रिटेन शामिल हो चुका था। अर्थात यूरोपीय संघ के वर्तमान स्वरूप में आने से पहले ही ब्रिटेन यहाँ पर शामिल हो गया था 1973 में। देखिए जब ब्रिटेन यहाँ पर शामिल हुआ उसी समय यहाँ के कुछ जो नेता थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन को यहाँ पर शामिल नहीं होना
होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराइए, आप नेता लोग इस प्रकार से कुछ भी अपनी मनमर्जी से अपने ब्रिटेन को यहाँ पर नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की पहचान, ब्रिटेन की आजादी, ब्रिटेन की संस्कृति को बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ से इन्होंने कहा कि बाहर रहना ये जरूरी है। क्योंकि यूरोपीय संघ में हमने देखा कि कितना सारा सारे देशों का एक मिलाकर झंडा हो गया। विदेश नीति में भी आप फ्रीडम नहीं है आपके पास में, सबकी मिलकर एक विदेश नीति बन रही है, सबका एक कॉमन करेंसी आप बना रहे हैं यूरो, और राष्ट्रों में इधर मुक्त आवाजाही दे दी थी शेंजन संधि के माध्यम से जो 1985 में हुई थी। इस प्रकार ब्रिटेन की जो संप्रभुता थी उस पर कहीं ना कहीं चोट लग रही थी। ब्रिटेन की जो स्वतंत्रता थी, पहचान थी, आजादी थी, संस्कृति थी, उन सभी को यहाँ पर देखते हुए इन नेताओं ने विरोध किया था कि ब्रिटेन को यहाँ पर शामिल मत करो, और अगर करना ही चाहते हो तो पहले एक बार जनता की राय ले लो। और जनता की राय लेने का तरीका होता है जनमत संग्रह कराना, अर्थात वोटिंग करवाना। दोस्तों ये इस तरह की मांग थी, तो तभी से डिमांड आने लग गई थी। लेकिन समय निकलता गया और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती थी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास उसके साथ में जनता का सपोर्ट रहता था, तो उसने इसकी मांग को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वैसे भी ये विरोधी दलों की मांग हुआ करती थी जिनके पास बहुत ज्यादा जनमत आधार नहीं था। तो इस प्रकार से इनकी मांग को ठुकराते रहा गया काफी लंबे समय तक। और उन्होंने कहा कि लिस्बन संधि अब वर्तमान में जो साइन हुई है 2007 में, हमने जो देखा लेटेस्ट अभी जो संधि है, उसका अनुच्छेद 50 यूरोपीय संघ के मौजूदा सदस्यों को संघ छोड़ने का अधिकार देता है, और उसी के माध्यम से कहते हैं कि अब अधिकार भी मिल गया तो आप छोड़ दीजिए संघ को। तो दोस्तों क्या रहा देखिए, हमने कहा 73 में ब्रिटेन शामिल हुआ, तभी से डिमांड आने लग गई इसको बाहर निकालने की विरोधी दलों द्वारा। लेकिन समय निकलता गया, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन 2010 में देखिए ब्रिटेन की राजनीति में काफी परिवर्तन हुए। जो सत्ता दल यहाँ पर हुआ करता था उसको थोड़ी कमजोरी हासिल हुई, अर्थात जो दूसरे राजनीतिक दल थे वो यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ने लगे, उनका जनमत आधार बढ़ने लगा। और जैसे ही ये सब होने लगा दोस्तों, तो उनकी डिमांड भी तेज होने लग गई इसको ब्रेक्जिट करवाने की, ब्रिटेन को बाहर निकलवाने की, और इसीलिए वो डिमांड करने लगे जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। तो 2010 के बाद में दोस्तों वो समय आ गया कि ब्रिटेन में टूटे टूटे शासन आने लगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो बड़ी पार्टीज हुआ करती थी उनका जो जन आधार था वो कम होने लगा, और जो दूसरी जो नई पार्टी उभर कर आ रही थी उनका जन आधार बढ़ने लगा। और इसीलिए 2010 के बाद से जनमत संग्रह की मांग तेज होने लगी। दोस्तों ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो सत्ता में रही, और आपको पता है कैमरून जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो इस पार्टी से बिलोंग करते थे। 2010 से 2015 के बीच में ये पार्टी सत्ता में रही, और इन्होंने जब 2015 के बाद में इन्होंने फिर चुनावी वादा किया कि अगर हम पुनः सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहले जनमत संग्रह कराएंगे। क्योंकि इन्होंने भांप लिया था जनता का मूड, क्योंकि जनता इनको पता था अगर ये वादा ये नहीं करेंगे तो फिर से सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने ये वादा कर दिया था जनता से, चुनावी वादा जिसे कहा जाता है, जैसे और उसके बाद में जनमत संग्रह कराएंगे और कि ब्रिटेन में रहना है या नहीं रहना है। और इस आधार पर फिर से ये पावर में आ गए, 2016 में फिर से सत्ता में आ गए। और जैसे ही सत्ता में आए तो फिर इनको समझ में आ गया कि जनमत संग्रह कराना पड़ेगा, क्योंकि यही इनका चुनावी वादा था। और यहाँ की भारत की तरह नहीं होता है दोस्तों, यहाँ वहां पर की चुनावी वादे में कुछ भी बोल दिया और उसके बाद में नहीं करो, वोट हासिल कर लो और उसके बाद में नहीं करो। वहां पर करना पड़ता है, भारत में चल जाता है लेकिन वहां पर करना पड़ता है दोस्तों। सारा जो मैनिफेस्टो होता है पॉलिटिकल पार्टी का उसको फॉलो करना पड़ता है उसको। तो 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया, और उसमें 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान दिया, अर्थात 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ब्रेक्जिट कराइए। हालांकि बहुत एक मामूली सा झुकाव है, लगभग 48% लोग मना भी कर रहे हैं, ये भी एक समझना होगा। लेकिन 52% लोगों ने हाँ वोट दिया, इसका मतलब बहुमत ब्रेक्जिट के पक्ष में है। और लोकतंत्र में जो फैसला लिया जाता है दोस्तों वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है, और छोटे राष्ट्रों में जनमत संग्रह हो भी जाता है। ब्रिटेन इतना बड़ा राष्ट्र नहीं है, आसानी से जनता की राय ले ली गई और 52% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया, अर्थात ब्रेक्जिट कराने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने 2017 में, देखिए 2016 में जनमत हो गया, और उसके बाद से ही ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि जनता की यह मांग है तो अब कोई भी सरकार उसको ठुकरा नहीं सकती है। हालांकि काफी समस्या आने वाली थी इसमें, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, और इसीलिए 2017 से लेकर 20 तक खिंचा है ये ब्रेक्जिट। हालांकि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कई जो इसके ब्रिटेन के जो क्षेत्र थे, मैंने आपको एक क्लास में बताया था, यूनाइटेड किंगडम का जो क्षेत्र है वो 4 क्षेत्रों से मिलकर बनता है। जो वेल्स का क्षेत्र है, स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन इंग्लैंड का क्षेत्र है, और इसी प्रकार उत्तरी आयरलैंड का जो क्षेत्र उनसे मिलकर बनता है। अब देखिए आयरलैंड तो है ईयू का हिस्सा, उत्तरी आयरलैंड है ब्रिटेन का हिस्सा। तो अब ऐसे में किसके साथ में इसको चला जाए, वो ईयू से बाहर आ रहे हैं, वो ईयू के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब उत्तरी आयरलैंड और बाकी का जो आयरलैंड है उसकी सीमा को लेकर क्या होगा, एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर लगा दी जाएगी, या फिर शेंजन समझौता जो हमने बताया, मुक्त आवाजाही वहां पर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। फिर देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ, कोई वाला स्कॉटलैंड कह रहा है कि नहीं कराओ और दूसरा कह रहा है कराओ, तो मतलब ब्रेक्जिट कराओ,
कराओ, दूसरा कह रहा है ब्रेग्जिट मत कराओ। तो इस प्रकार के अलग अलग परेशानियां यहाँ पर आने लगी। डर बैठा था कि शायद स्कॉटलैंड अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर दे, वहां पर स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है वो भी कहीं ब्रिटेन से बाहर होने की डिमांड वहां पर नहीं रख दे। इस प्रकार की कई सारी व्यावहारिक परेशानियां वहां पर ब्रिटेन को आ रही थी इस समय में, लेकिन फिर भी सब कुछ सही रहा। 2017 में ये प्रक्रिया शुरू हो गई यूरोपियन यूनियन से अलग होने की। और 2020 में आकर देखिए अभी इसी साल जनवरी 2020 में ब्रिटिश संसद ने और 29 जनवरी उसी उसी महीने में मतलब यूरोपियन यूनियन की संसद ने भी ब्रेग्जिट समझौते को अनुमति दे दी है, अर्थात ब्रेग्जिट अब कंप्लीट हो गया है। अब बात कर रहे हैं ब्रेग्जिट की मांग के कारण क्या थे। दोस्तों हमने कहा था कि 1973 में जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन संघ में जुड़ा था, उसी समय से मांग बढ़ने लगी थी इसके एग्जिट की। लेकिन क्या कारण थे दोस्तों, हमने कहा था कि स्वतंत्रता बनाए रखना और वो सारे मुद्दे थे, ब्रिटेन की आजादी जरूरी थी। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो आपको समझना होगा वो देखिए उसी से अभी आगे वाले संबंधों पर समझ में आएगा आपको। एक अप्रवासन की प्रॉब्लम थी। देखिए हमने कहा कि शेंजन समझौता लागू कर दिया गया था, शेंजन संधि लागू कर दी गई थी, अर्थात ब्रिटेन में अर्थात पूरे यूरोपीय संघ में किसी भी एक राष्ट्र में आप एंट्री कर लो और उसके बाद में आप किसी भी पूरे यूरोप के किसी भी राष्ट्र में आप जा सकते हैं। उनमें से ब्रिटेन भी एक राष्ट्र है जहां पर आप पहुंच जाते हैं। देखिए अगर आप पूरे यूरोप में देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो डेवलप्ड नेशन है, जो सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र है, आपको दिखाई देगा कि ब्रिटेन ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री वहां पर ब्रिटेन है, जहां पर डेवलपमेंट है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है वहां पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में, और अनेकों वहां पर इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं और कई कंपनियां काम करती हैं ब्रिटेन में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके मुख्यालय वहां पर हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है उस पूरे के पूरे यूरोपीय संघ में। तो इसलिए अगर कोई भी एक इंसान अगर पूरे यूरोप के किसी भी एक राष्ट्र में आता है तो उसकी पहली कोशिश होती है सबसे ज्यादा विकसित जगह पर जाने की, क्योंकि कुछ भी अलग से खर्चा नहीं हो रहा है। आप भी देखिए कि आपको अगर आप भी सबसे ज्यादा नगरीकरण में आप भी जब देखेंगे, गांव से उठकर एक पहले कस्बे में आते हैं पढ़ने के लिए और फिर उसके बाद में थोड़ा और डेवलपमेंट होता है तो आप कस्बे से किसी बड़ी सिटी में जाते हैं और उसके बाद में किसी शायद राजधानी तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली तक पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से एक उत्थान होता है और इस पूरे जगह में पूरे की पूरे यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट जो राष्ट्र था वो ब्रिटेन था, इसीलिए इसी की तरफ फ्लो बढ़ जाता था और इससे ब्रिटेन को प्रॉब्लम होती थी। खासकर जैसे कि सीरिया में प्रॉब्लम्स आई थी, सीरिया में विवाद बढ़ गया था और काफी सारी शरणार्थी संकट बढ़ा था। तो ये शरणार्थी पूरे भूमध्य सागर के माध्यम से इटली तक पहुंच जाते थे और इटली के बाद में फिर ये बढ़ते बढ़ते ब्रिटेन में पहुंच जाते थे। और ब्रिटेन को लगता था कि इससे उनके उनके जो संसाधन है वो सीमित है और काफी सारा इन पर पैसा खर्च हो रहा है शरणार्थियों पर। तो इस तरह से ये अप्रवासन की समस्या ब्रिटेन के लिए बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ये मांग करते थे यूरोपीय संघ, क्योंकि समस्या आ रही थी शेंजन संधि से जो इन्होंने साइन करी थी यूरोपीय संघ के कारण। तो उस यूरोपीय संघ से अलग होना ही इसका एक समाधान था, अप्रवासन से बचना। दूसरा संप्रभुता, हमने बताया कि बहुत सारी ब्रिटेन की नीतियों को यूरोपीय संघ के साथ में चलाना पड़ता था, इन्हें मजबूरी हो जाती थी, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे थे, संप्रभुता इनकी कहीं ना कहीं भंग हो रही थी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें अलग होना होगा। फिर आर्थिक संसाधनों पर जोर आ रहा था दोस्तों, क्योंकि देखिए ब्रिटेन एक समृद्ध राष्ट्र है इस क्षेत्र में और जो यूरोपीय संघ है उसका जो बजट बनता है पूरे के पूरे यूरोपीय संघ का, उसमें सभी राष्ट्रों से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वो कितने विकसित है उस आधार पर कंट्रीब्यूशन उसमें आता है और ब्रिटेन इसमें सबसे ज्यादा विकसित है। तो इसीलिए ब्रिटेन ज्यादा यहाँ पर मात्रा में उस पूरे यूरोपीय संघ के बजट में हिस्सा देता था, लेकिन बदले में उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इसीलिए ब्रिटेन को लगने लगा कि ये सही नहीं है, तो इसलिए भी वो बाहर आया वहां से। फिर कानूनी हस्तक्षेप का मतलब यही है जैसे कि शेंजन संधि है दोस्तों, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कानून है, वहां पर यूरोपीय संघ के आधार पर चलना पड़ता है। जैसे मानवाधिकारों के मुद्दे पर उसको उसके आधार पर चलना पड़ता है, या फिर किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में अगर उसको कोई संधि स्थापित करनी है, भारत के साथ मान लीजिए कोई संधि स्थापित करनी है ब्रिटेन को, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ का वहां पर कानूनी रूप से हस्तक्षेप हो रहा है और ब्रिटेन खुलकर भारत के साथ संधि हस्ताक्षरित नहीं कर पा रहा। जैसे कि मुक्त व्यापार समझौता हमने आपसे चर्चा करी थी कि भारत और यूरोपीय संघ 2007 से ही मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे BTIA नाम दिया जाता है, और लेकिन वो अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोपीय संघ नहीं चाह रहा है, यूरोपीय संघ मांग कर रहा है भारत से। हमने विवादों की चर्चा करी थी भारत यूरोप संबंधों में। तो दोस्तों अब ये इस प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप ब्रिटेन को भी महसूस हो रहे हैं, ब्रिटेन भी महसूस कर रहा है कि हो सकता है कि वो अगर यूरोपीय संघ का हिस्सा ना होता तो वो अलग से भारत के साथ में मुक्त व्यापार समझौता कर लेता और जो यूरोपीय संघ की कानूनी हस्तक्षेप हो रहा है उससे वो बच जाता। दोस्तों सुरक्षा संबंधी भी पहलू है कि हमने कहा कि अप्रवासन की समस्या है, शरणार्थी हैं और कई बार शरणार्थियों के बहाने कई सारे आतंकवादी संगठन भी शरणार्थियों के माध्यम से घुस आते हैं और इससे खुली जो बॉर्डर थी, जो शेंजन
ब्रिटेन समझौते के कारण हो गई थी खुली बॉर्डर, और इसका दुरुपयोग हो जाता था और आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए थे, आईएसआईएस जैसे संगठन सक्रिय हो गए थे पूरे क्षेत्र में। पेरिस में हमला हो ही चुका था, बेल्जियम में हमला हो ही चुका था आतंकी संगठनों के द्वारा, आईएसआईएस के द्वारा खासकर। तो अब ब्रिटेन में भी एक जो विकसित राष्ट्र है वहां पर एक बड़ी चुनौती आ गई थी सुरक्षा की, कि आतंकवादी हो सकते हैं, अलगाववादी हो सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड में मांगे बढ़ रही हैं ब्रिटेन से अलग होने की। इस प्रकार की अलग से समस्या ब्रिटेन को सामना करना पड़ सकता था, और इन सबका एक ही समाधान है कि ये पूरा की पूरा जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो जाए और ये सारे मुद्दे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये सारी वजह थी, इसके अलग होने के कारण थे। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो हमने कहा कि जो समस्या थी जिनकी वजह से ब्रिटेन यहां से अलग होना चाहता था, अब वो सारी समस्या उसकी सॉल्व हो गई हैं, अर्थात सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ब्रिटेन पर। देखिए, ईयू को हर वर्ष सदस्यता शुल्क के तौर पर ब्रिटेन से कई मिलियन पाउंड ब्रिटेन को देना पड़ता था ईयू को, और बदले में उसको बहुत कम राशि मिलती थी ब्रिटेन को, और इस समझौते के बाद में ब्रिटेन ये राशि देने से मुक्त हो जाएगा, और अब ब्रिटेन को कोई प्रशासनिक कार्य करने में जो अड़चने आ रही थी वो सारी भी वो हट जाएगा। अपने खुद के कानून होंगे, खुद के अधिकार होंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी। खुद की इमिग्रेशन अर्थात ये जो प्रवासन की नीति है वो खुद के हिसाब से वो तैयार करेगा। और लेकिन एक नकारात्मक हो सकता है प्रभाव की ब्रिटेन का यहाँ से बाहर निकलने से उसकी जो खुद की मुद्रा है जिसको पौंड कहा जाता है, उसके मूल्य में गिरावट डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अभी ब्रिटेन अलग थलग हो गया है। पूरे जब पहले की बात करते थे तो पूरे यूरोप को एक अलग तरह से दुनिया देखती थी कि पूरे यूरोप में है, यूरोपीय संघों को पूरा एक तरह से देखती थी। अब ब्रिटेन अलग थलग पड़ गया है यहाँ पर, तो शुरू में इसके पौंड में मूल्य में गिरावट आएगी और इसका नुकसान ब्रिटेन को झेलना पड़ सकता है। और साथ में देखिए, सिर्फ ब्रिटेन को ही नहीं, यूरोपीय संघ को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ब्रिटेन काफी उसको मदद करता था यूरोपीय संघ की आर्थिक रूप से। अब पूरे यूरोपीय संघ को नुकसान झेलना पड़ेगा, और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे की पूरे यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% की कमी आ जाएगी। तो ब्रेक्जिट का ब्रिटेन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ब्रिटेन पर लगभग सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही थोड़े से नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि पाउंड का कम होना, मूल्य का कम होना, या फिर अलग थलग पड़ना। अदरवाइज ब्रिटेन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यूरोपीय संघ पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, इसकी संभावना है। हालांकि सकारात्मक प्रभाव लंबे समय की अगर हम बात करें तो दीर्घकालिक रूप में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, और तात्कालिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। दोस्तों, क्या सकारात्मक प्रभाव, देखिए ये जो ब्रेक्जिट हो गया, अर्थात ब्रिटेन अब आजाद हो गया, यूरोपीय संघ से अलग बन गया है, तो अब भारत और ब्रिटेन के संबंध मजबूत हो जाएंगे। और क्योंकि क्योंकि अब देखिए, दीर्घकाल में ब्रेक्जिट ब्रिटेन संबंध भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करेगा, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के बाजारों तक अपनी पहुंच के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना चाहेगा, तो इसीलिए वो भारत के साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि अब उसको यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंध नहीं है, तो वहां पर उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो भारत जैसे राष्ट्र के साथ में वो संबंध बनाकर उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। और साथ में वैसे भी अलग हो गए, आजादी मिल गई है ब्रिटेन को, अब भारत और ब्रिटेन संबंध अच्छे बनने की कोशिश होंगी। और साथ में देखिए, पौंड का मूल्य गिरेगा ही गिरेगा, ये हमने चर्चा कर ली थी अभी, और पौंड का मूल्य गिरेगा, अर्थात विदेशी मूल्य गिरता है जब भी दोस्तों, जब विदेशी मुद्रा की गिरावट आती है भारत के सापेक्ष में देखें, तो भारत को इसमें फायदा मिलता है। और कई कंपनियां ऐसे में ब्रिटेन में संपत्ति खरीदने में सक्षम हो सकेंगी, क्योंकि अब काफी सस्ता हो गया है पौंड का, तो इसलिए भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको आसानी हो जाएगी वहां पर संपत्ति खरीदने में और निवेश करने में। और इसके साथ में ये हमने बता दिया आपको कि निवेश करने में। और देखिए, अब ब्रिटेन में अभी ब्रिटेन और पूरे के पूरे यूरोपीय संघ में समस्या आ गई है इस एग्जिट के कारण, तो अब भारत जैसे देश की तरफ दूसरे जो यूरोप के बाहर के जो दूसरे देश हैं उनका रुझान बढ़ेगा भारत में निवेश करने के लिए, तो ये भी एक सकारात्मक भारत के लिए होगा। और उसके अलावा जो हमने कहा था आपसे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मुक्त व्यापार समझौता 2007 से चल रहा है, कोशिश हो रही है लेकिन नहीं हो पाया, अब हो सकता है ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध अलग तरह से बन जाए और वो जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है वो अब हो जाए, तो इसकी भी संभावना है। और ब्रिटेन भारतीय कंपनियों के लिए कर ढांचे को सरल बनाकर, विनिमय दर को घटाकर और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर निवेश को भी प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये सारे दोस्तों होने ही होने दीर्घकाल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो सकारात्मक प्रभाव है ये जो ब्रेक्जिट के भारत पर पड़ेंगे। लेकिन साथ में नकारात्मक प्रभाव भी यहां पर पड़ सकते हैं कि देखिए, विदेशी पूंजी निकालने और डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए का मूल्य भी गिर सकता है, क्योंकि देखिए अगर ब्रेक्सिट यहाँ पर हुआ है तो सारे लोग यहाँ से अपना पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और देखिए, अगर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पौंड है वो कमजोर हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि डॉलर मजबूत होगा पौंड के कंपेरिजन में। ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ये अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं, हालांकि मुझे पता है आपको समझने में थोड़ी समस्या आएगी इस जगह पर, लेकिन मैं बोल देता हूँ 1 मिनट में, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर
देखिए पौंड में की मुद्रा मूल्य में अगर गिरावट आती है तो डॉलर मजबूत होने लगता है, और अगर डॉलर मजबूत होगा दोस्तों तो उसके सापेक्ष में रुपया कमजोर होने लग जाएगा, डॉलर के कंपैरिजन में रुपया कमजोर होने लग जाएगा। और इस प्रकार से इसीलिए कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए का मूल्य गिर सकता है, और इस वजह से, और जब मूल्य गिरेगा तो विदेशी जो है पूंजी निकालने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से भारतीय शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट आ सकती है। और देखा भी गया था दोस्तों कि अल्प अवधि में ये जो शेयर बाजार में गिरावट है ये आई, और ये एक बड़ा वजह है क्योंकि मूल्य गिरता है, इस तरह से कैलकुलेशन ने बताई आपको। और जैसे देखिए पौंड की कीमतों में गिरावट हुआ है तो उसके कारण जो भारतीय निर्यात है उसको भी नुकसान होता है। ये पूरे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से है, और आप इतना समझ लीजिए कि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जो करेंसी है, भारतीय रुपए है, उसका मूल्य गिर सकता है डॉलर के कंपैरिजन में, और उसका मूल्य बढ़ सकता है, अर्थात रुपए का मूल्य बढ़ सकता है डॉलर के कंपैरिजन में। अर्थात अगर डॉलर से मैं कंपैरिजन करूं तो डॉलर के कंपैरिजन में भारतीय जो रुपया है वो कमजोर हो जाएगा, और जो ये रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो जाएगा। लेकिन जो पौंड है, पौंड जो है उसके कंपैरिजन में जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये हो जाएगा, और इसके कारण से दोनों तरह के प्रभाव पड़ेंगे कि विदेशी पूंजी भारत से निकलेगी, और जो दूसरा पौंड के कंपैरिजन में जो रुपया मजबूत हो रहा है उसकी वजह से ब्रिटेन को होने वाले जो भारतीय निर्यात हैं उनमें गिरावट आ सकती है दोस्तों। और देखिए तीसरी जो नकारात्मक प्रभाव है, अभी तक जो ब्रिटेन था वो भारत का यूरोपीय संघ में प्रवेश द्वार की तरह से रहा था, क्योंकि भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में जाती थी, अपने मुख्यालय खोल लेती थी वहां पर, और वहां से ऑपरेट करती थी, और वहीं से वो पूरे यूरोप में अपने काम धंधे चला सकती थी। लेकिन अब उनको अलग अलग ऑफिस खोलने होंगे, ब्रिटेन में भी अलग खोलना होगा और यूरोपीय संघ के लिए अलग ऑफिस खोलना होगा, तो उनको एक संकट आएगा, इसमें खर्चे भी बढ़ेंगे, और इस वजह से अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी, अलग अलग स्टाफ रखना पड़ेगा, तो अलग अलग वित्तीय भार पड़ेगा, और खासकर जो आईटी कंपनी है दोस्तों उनको यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सारे दोस्तों अल्पकालिक है नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव ही भविष्य में रहेंगे, और दीर्घकाल में अच्छे संबंध बन जाएंगे, और हो सकता है ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन से भी मुक्त व्यापार समझौता हो जाए, और अलग शर्तों के आधार पर यूरोपीय संघ के साथ भी हमारा मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। और यूरोपीय संघ भी अभी ऐसी में कोशिश करेगा, क्योंकि ब्रिटेन बाहर हो गया है, तो अब यूरोपीय संघ भी अब कोशिश करेगा कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, और जिससे यूरोपीय संघ का भी विकास हो सके, क्योंकि अब अपेक्षाकृत रूप से यूरोपीय संघ कमजोर हो गया है, लेकिन वो लंबे समय तक अपने आप को कमजोर नहीं रहने देना चाहेगा, और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये था ब्रेक्जिट का इशू, और उससे पहले हमने समझा दक्षिण चीन सागर का विवाद, और सारे मुद्दे हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत का दृष्टिकोण क्या, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो सारे भी हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए, बंसल 10 कोड का प्रयोग करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, और साथ में आप मेरी गाइडेंस में पढ़ पाते हैं। और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, मेहनत करें, खूब दिल लगा के मेहनत करें, बने आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, जो भी आप एकदम जिसके लिए भी दृढ़ प्रतिज्ञा है आप वो बन जाएं, और जिससे आपका नाम हो, आपके समाज का, माता पिता का और हमारा साथ में नाम हो। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।